तो आज जो विषय है इसको हमने कहाँ से उठाया है? आ, चरक संहिता। महर्षि चरक संहिता ने लिखा है इसको, और चरक संहिता को महर्षि चरक ने लिखा। 27 अध्याय के अंदर इसका वृत्तांत मिलता है, और अष्टांग हृदय का अध्याय 6 में भी इसका वृत्तांत मिलता है। और भाव भाव प्रकाश निघंटु जो एक ग्रंथ है, जिसके महर्षि निघंटु लेखक हैं भाव प्रकाश के, वहां से धान्य वर्ग में इसका वर्णन मिलता है। आज की जो परिचर्चा का विषय है, इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? इन सभी ग्रंथों में मिलता है। इनका कॉमन निचोड़ को हमने आज सामने रखने का प्रयास रख रहे हैं। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि किसे शाक शाक यानी पत्ते वाली सब्जियां, शाक शाक शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, शाक यानी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, इन्हें शाक कहा गया। ठीक है। तो शाक वर्ग की जितनी भी सब्जियां हैं, वो सब इसमें आ जाती हैं। उसमें धान्य भी आ जाते हैं, शुभ धान्य, और वो मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको जानकारी देता रहूंगा। तो शाक वर्ग में महर्षि ने एक श्लोक का वर्णन किया हुआ है। उस श्लोक में दिया है कि पत्रे पुष्पे फले नाले कंदे च गुरुता क्रमात्। यानी वो कहते हैं कि पत्र शाक, यानी पत्र शाक से पचने में ज्यादा भारी, क्रमशः देखें, पत्रे यानी पत्ते वाली सब्जियां, पुष्पे यानी फूल वाली सब्जियां, जैसे गोभी वोभी है ना, गोभी के फूल वूल होते हैं। ठीक है। फले यानी फल वाली जो सब्जियां होती हैं। नाले कंदे यानी जो, जैसे कुछ डंडियां होती हैं, इनको हम बनाते हैं, कमल डंडी का, ये सब चीजें। और ऐसे जो फल, जो सब्जियां जो कि जमीन के अंदर लगती हैं, जैसे कि कंद के रूप में जिसको देखते हैं अपन, है ना, शकरकंद। और क्या क्या हो सकता है? मूली। और क्या हो सकता है? गाजर। और क्या हो सकता है? आलू, प्याज, इस तरह की चीजें जो हैं, ये जो भी जमीन के अंदर लगती हैं, ये सब। तो ये कह रहे हैं कि च गुरुता, ये सब एक के बाद एक, गुरुता यानी भारी है, क्रमात क्रमशः, क्रम से एक एक भारी है। तो क्रम से देखा जाए तो पत्ते वाली का क्रम पचने में सबसे हल्की हो गई, तो उससे ज्यादा भारी क्या हुई? पुष्प शाक, यानी जैसे गोभी वोभी, इस टाइप की, वो पचने में ज्यादा भारी हो गई। तो जो पत्र शाक का मतलब, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, और क्या क्या हो सकता है, चौलाई हो गया, ऐसे कई प्रकार की सब्जियां हो सकती हैं जो कि पत्ते वाली होती हैं। ये सब पत्ते वाली सब्जियों से कौन भारी है पचने में ज्यादा? हालांकि पत्र वाली जो है वो भी भारी बताई गई, लेकिन उनसे ज्यादा कौन सी भारी हो जाएंगी? फल, ये पुष्प वाली, जैसे गोभी वोभी इस टाइप का, ये पचने में और ज्यादा भारी हो जाएगी। तो पहले ये नियम देखिए कि जो शरीर जिन चीजों को पचा नहीं पाएगा, वो क्या करेगा? गैस बनाएगा। ठीक है। पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनेगी। ठीक है। तो ऐसी सभी चीजें वात वृद्धि करेंगी जो शरीर में पाचन योग्य नहीं होंगी, या हमारा शरीर जिनको पचा नहीं सकेगा। तो सबकी पाचन शक्ति एक जैसी तो है नहीं।
तो जब पाचन शक्ति सबकी एक जैसी नहीं है तो सबके लिए एक ही नियम क्यों? आज के विज्ञान में यही आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा। सलाद खूब सारा खाओ, स्लिम हो जाओगे, पतले हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, लेकिन वात के रोग भी बढ़ जाएंगे, आयुर्वेद बोलता है। पतले तो होंगे, क्योंकि वो क्या करता है, जितना भी सलाद हम कच्चा रॉ फूड जो भी खाते हैं ये गैस बनाता है शरीर में। अब आज के जो सोशल मीडिया पे वैज्ञानिक लोग जो परिचर्चा कर रहे हैं, इसी बात के लिए बता रहे हैं कि भाई आज के विज्ञान में तो सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि साहब सलाद खाओ, सलाद खाओ, सलाद खाओ। तो सलाद खाए जाओ। सलाद किनको नहीं खाना? तो देखिए सलाद क्या कर रहे हैं ये समझो पहले। सलाद क्या कर रहे हैं, नहीं पचे अब वो भरपेट हम सलाद ही खा रहे होते हैं। कई बार तो खाना बंद कर दो, सलाद खाना शुरू कर दो, है ना, ये भी कहा गया। हमने वो भी सुन लिया, हमने वो भी प्रयोग करके देखा। लेकिन ये लंबे समय तक यदि क्रम चलता है तो बहुत खराब है। लेकिन ये पत्ता वाला और ये जितना भी सलाद हम खा रहे हैं, ये सभी सलाद क्या कर रहे हैं, वात को बढ़ा रहे हैं। और किसको घटा रहे हैं? ये कफ को घटा रहे हैं। तो कफ से जुड़ी हुई बीमारियां क्या क्या हैं? कफ से जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, एसडीओटी एसडीपीटी बढ़ गया है ना, जो भी शरीर में बढ़ता हुआ आपको दिखे, थायराइड बढ़ गया है, तो ऐसे रोगों में तो ये अच्छा है। अब किन के रोगों के खाने योग्य है ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना। तो ये समझना है, एक लाठी से सारे को भैंस बना करके हाँकने से नहीं बात बनेगी, तो उससे और बीमारियां बढ़ जाएंगी, है ना। तो जो मोटे व्यक्ति हैं, जिनको मोटापा घटाना है, जिनका मोटापे के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता, उनको पेट साफ करना है। तो पेट साफ करने की स्थिति जिनको चाहिए, तो यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में उन्होंने बताया है महर्षि ने। खास तौर से हम मेथी के बारे में देखते हैं। तो मेथी क्या कह रही है, मेथी का कटु उष्णाच रक्त पित्त प्रकोपिनी, यानी वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर महर्षि निघंटु धन्वंतरी, दोनों धन्वंतरी ने और निघंटु ने दोनों ने बोला है। क्या बोला है, मेथी का, मेथी जो है कटु है, स्वाद में थोड़ा सा कटु है, यानी तीखापन देती है। कटु का मतलब तीखापन, यानी मिर्ची जैसा स्वाद हल्का सा रहता है। उष्ण गर्म है तासीर में, च और साथ में रक्त पित्त प्रकोपिनी है, यानी रक्त पित्त को बढ़ाएगी। रक्त पित्त यानी ब्लड के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो जिनको जलन वलन होती है इस मौसम में, खासकर यदि आपने ये पत्ते वाला शाक खा लिया तो दिक्कत करेगा, क्योंकि रक्त पित्त बढ़ जाएगा। इसीलिए ज्यादातर लोगों को आपने ये सुना होगा कि बारिश के मौसम में पत्ते वाली सब्जियां ना खाओ। क्यों नहीं खाते? वो कहते हैं इसमें कीड़े हो जाते हैं साहब। अरे भाई, कीड़ा कौन सा उसमें बैठा रहता है, निकल के भाग जाता हो, तो अपन झाड़ेंगे साफ सूफ करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये वात बढ़ाते हैं। इसीलिए बारिश के मौसम में वात और पित्त का प्रकोप होता है। और जब हम ये चीजें इस समय सलाद, ऐसा सलाद खाने लगेंगे बारिश के मौसम में, और ऐसी पत्ती वाली साग खाने लग जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे शरीर में क्या बढ़ जाएगा, वात और पित्त का प्रकोप हो जाएगा। इसलिए हमारे दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुजुर्ग घर के लोग क्या कहते थे, बारिश के मौसम में पत्ते वाली सब्जियां ना खाओ। तो कब खाओ, कहते हैं सर्दियों के मौसम में खाओ, है ना। तो ये चीज को समझना है। और सर्दियों के मौसम में शरीर का वजन बढ़ता चला जाता है। जैसी दिवाली जाएगी आपका देखना वजन बढ़ जाएगा, और होली के आसपास तक आपका वजन बढ़ेगा। हर एक व्यक्ति का वजन बढ़ता ही बढ़ता है। अब इस वजन को कंट्रोल रखने के लिए ये शाक यानी पत्ती वाली सब्जियां फायदा करती हैं। तो सर्दी के दिनों में हम सरसों का साग खाते हैं,
और क्या खाते हैं? पालक, मेथी, बथुआ, ये सब कब मिलता है? सर्दी के मौसम में। तो भगवान ने भी हमको, प्रकृति ने कब दिया? सर्दी के मौसम में दिया। क्यों दिया? नहीं तो हम तो वजन इतना बढ़ता जाएगा, हम तो क्या पता समाएंगे कि धरती पे हमारे दरवाजों में, है ना। तो हमको एक सिस्टम बना के दिया। तो कौन कौन सी चीज कब खानी, ये। तब सलाद सबको समझ में आ गया होगा किन किन बीमारियों में खाना। तो जिनको कौन सी बीमारियां हैं? जिनको मोटापा है, जिनको ब्लड प्रेशर जिनको शुगर है, जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइड है ना, तो ऐसी रोगों में ये हम खा सकते हैं। लेकिन जिनको, हाँ, जिनको पीसीओडी है, उनको ये सब चलेगा, है ना। जिनको माहवारी देर से आती है, वो खाएंगे तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। जिनको जल्दी आती है उनको थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन जिनको माहवारी बहुत ज्यादा देर से आती है, उनके रोगों में ये परेशानी दायक बन सकता है, उनके लिए पीड़ादायक बन सकता है। जिनको जोड़ों का दर्द है, उनके लिए पीड़ादायी बन सकता है, क्योंकि वात के रोग बढ़े हुए हैं शरीर में। बाल झड़ रहे हैं, है ना, ये भी वात का रोग है। और वात के जितने भी रोग हैं, उन सबको ये बढ़ा देगा। और कौन कौन से वात के रोग हैं? कोई आदमी का वजन गिरता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, टीबी हो गया है ना। और क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन हो गया बहुत ज्यादा, है ना। तो ऐसे की समस्या के लिए ये कुछ हद तक पेट साफ करने वाला है, लेकिन लंबे समय तक नहीं है। लेकिन अभी तो कहते हैं हमारे डॉक्टर्स, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स, नेचुरोपैथी के लोग कि साहब खाए जाओ बस। तो ये देखिए कहाँ तक उचित है, आप खुद समझ सकते हैं। ये आयुर्वेद में तो यहाँ ये लिखा हुआ है। मैंने आपको सब क्लियर कर दिया, कुछ छुपाया नहीं, सारी चीजें क्लियर कर दी। अब इसको और समझें तो ये कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ इन्होंने। तो वात की ये प्रकोप बढ़ा देगा, और रक्त पित्त का प्रकोप भी बढ़ा देगा। और मेथी का वात शमनी श्लेष्मग्नि ज्वर नाशिनी। तो बुखार के किसी पेशेंट को यदि ये खिलाया जाए तो उसकी ज्वर का नाश कर देगा। ठीक है, तो ज्वर का नाश करने के लिए तो ठीक है। श्वेष्मग्नि यानी श्वेष मग्नि, तो इसमें यानी श्लेष्मा को हरने वाली, शेष मग्नि यानी श्लेष्मा यानी मोटापा, यानी कफ को हरने वाली है, तो मोटापे को कम करने वाली, ऐसा भाव प्रकाश निकुंटू बताते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो श्लोक है धन्वंतरी का, नीचे वाला भाव प्रकाश निकुंटू का। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। ऐसी एक और चर्चा यहाँ पर बताई गई थी, हमने चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट में दिखाया हुआ है कि पत्रक से पुष्प वाला बड़ा भारी है पचने में, और उससे नाल शाक भारी, और उससे फल शाक भारी। इस तरह से ये भारी होते चले जाएंगे, उससे ज्यादा दालें भारी। ठीक है, इससे बीज वाले जो है भारी, तो बीज जिनके निकलते हैं वो सब भारी। ऐसे ही ये कहा गया, ये क्या कर रहे हैं? प्राय है शाकानि सर्वाणि विष्टम्भिनी गुरूणि च। मतलब ये हुआ कि प्रायः यानी हमेशा, शाक यानी पत्ते वाली सब्जियां, सर्वाणी विष्टम्बिनी, विष्टम्बिनी यानी पेट साफ करने वाली। विष्टम्बी बोले तो ग्राही हो जाएगा, यानी पेट को चौक करने वाली, रोकने वाली, है ना। और विष्टम्बिनी मतलब पेट को साफ करने वाली, गुरूणी यानी भारी, च ये पचने में भारी है। ठीक है, और क्या करेगी ये? रूक्षणी यानी रूक्षता बढ़ाएगी शरीर में। रूक्षता किस में बढ़ती है? वात प्रकृति में। तो वात की
बढ़ जाएगी, है ना। इस तरह से ये बिल्कुल साफ साफ महर्षि ये भाव प्रकाश में निघंटू जी ने साफ साफ लिख दिया है। तो इसको हमें मानना होगा, क्योंकि ये देखिए, आज टेम्परेरी प्रयोग हो सकता है। आपको ये खाना, सलाद, थोड़े दिन के लिए आपको यूज करने के लिए, कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन शाश्वत सनातन सत्य यही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। लंबे समय तक खाओगे तो क्या होगा, ये दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको कुछ समय के लिए, जब तक रोग की दुष्टि बनी हुई है, जब तक के लिए तो ठीक है, यानी कफ की दुष्टि बनी है तब तक के लिए ठीक है। कफ की दुष्टि समाप्त हुई उसके बाद में ये आपको रोग और ज्यादा बढ़ा सकता है। ऐसी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 6 के अंदर भी बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि इसके 3 चरणों में आपको सब्जियों को काम में लेना है। कैसे? पत्ते वाली शाक वाली सब्जी को हल्का सा क्या करना है, थोड़ा सा हाफ स्टीम दे देना है। और क्या कह रहे हैं, अब ये इस पूरे श्लोक का मतलब मैं आशय समझा देता हूं। तो पहली क्रिया में क्या करना है, सिन्नम, यानी स्टीम दे करके उसको क्या करना है, थोड़ा सा हल्के हाथ से उसको दबा के उसका जो पानी है उसको निकाल देना है। फिर बचे हुए शाक को घी के अंदर सेक करके, फ्राई करके बनाना, ये सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है। तो शाक को बनाने का तरीका क्या है, अच्छी तरह से घी में इसको बढ़िया सा सेक करके बनाओ, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, वो सारे फायदे भी देगा। अब आप कहोगे इसमें तो मल्टीविटामिन, अंग्रेजी माध्यम के लोग तो ये कहेंगे साहब विटामिन वगैरह तो सब चले जाएंगे, आपने निचोड़ दिया सब। निचोड़ना इतना नहीं है, हल्का निचोड़ना है, यानी पानी को हल्का सा दबा के निकाल देना है। यानी उसके ऊपर जो एक कवच या कवर होता है उसको हटा देना है ना, ऐसा समझ लो उसको। तो निचोड़ करके फिर उसको बनाना है, इतना भी नहीं निचोड़ देना है कि पूरी तरह से वो हलवा बन जाए, बस हल्का सा प्रेस करना है दबा के, फिर उसको उसमें घी के अंदर फ्राई करना है, घी या तेल जो भी आपके पास उपलब्ध है। तो ऐसा शाक आपका वो सब लाभकारी परिणाम देगा जो आपको फैट लॉस के लिए चाहिए, वो सब करेगा, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। ये आयुर्वेद का तरीका है। ठीक है। तो ये श्लोक के माध्यम से भी उन्होंने बताया, नहीं तो क्या होगा, इस तरह की ये जोड़ों में कटकट की बीमारियां, इस तरह की परेशानियां ये देना शुरू कर देगा। ठीक है। कटिगत यानी कमर दर्द वगैरह ये देगा। और क्या है, मान्य गतवात, यानी सर्वाइकल से जुड़ी हुई बीमारियां, और ये पैरों का घुटनों से जुड़ा हुआ कटकटाना, ये सब होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम शेयर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं हम कि ये मैंने आपको बता दिया कि वात का प्रकोप बढ़ाते हैं। अच्छा, सिम्बी रुक्षा कषाय च कोष्ठे वात प्रकोपिनी, यानी शिम्बी धान्य जो होते हैं, जैसे दाल वगैरह होते हैं, इनको भी इनको भी हम क्या करते हैं, कुकर में ना बना करके खुले में उबालना है। इसका भी प्रोसेस उन्होंने बताया है, यानी पवन के स्पर्श में और अग्नि संस्कार होना चाहिए। सूर्य की उपस्थिति और पवन का स्पर्श, ये दोनों होना चाहिए, तब सब्जियों को या किसी को अग्नि संस्कारित करना चाहिए, ऐसा बताया है। नहीं तो ये सभी शिंबी धान्य जितने भी हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, रूक्षता देते हैं, ड्राइनेस देते हैं। और कोष्ठवात प्रकोपिनी, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कोष्ठ
कोष्ठ क्या है और शाखा क्या है? तो शाखाएं और कोष्ठ में इतना फर्क मैंने आपको बता ही दिया था। कोष्ठ का मतलब जो खाली स्थान शरीर के होते हैं। क्या क्या खाली स्थान होते हैं जहाँ हवा भर सकती है? यानी पेट हो गया, स्टमक हो गया, और क्या क्या हो गया, गर्भाशय हो गया, और क्या खाली स्थान और कौन से हैं? चेस्ट हो गया। और कौन से खाली स्थान होते हैं? तो जितने भी खाली स्थान यानी हमारे शरीर के अंदर खाली भाग जहां पर भी दिखेंगे, वहां क्या करेगा ये? सब के सब वात वृद्धि करके कोष्ठों को वात के प्रकोप से भर देगा। वात प्रकोपिनी यानी वात का प्रकोप करने वाला होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर जितनी भी दालें हैं उनको खुले में पहले उबाला जाता है। उसके ऊपर जो झाग वाग आते हैं, उसको एक उबाल जब आ जाता है तो झाग आते हैं, उसको हटा के, और फिर उसको हटाने के बाद में उस दाल को उबाला जाता है, फिर से पक जाती है दाल, फिर उसमें घी का तड़का लगाया जाता है। घी क्या करता है? वात का हरण करता है और पित्त का भी हरण शमन करता है। तो वात और पित्त को हर लेगा। अब उसके प्रोटीन मिनरल तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या करना? उसको इसलिए कहा गया है कि पहले घोट लो दाल को, घुटी हुई दाल खाओ। आजकल तो ऐसे ही दाल खा जाते हैं। तो घुटी हुई दाल और उस साथ में उसको क्या करना है? छोंक लगा करके जितने भी घर में औषधियां हैं आपके, आज मसाले बोलते हैं हम लोग, पहले औषधियां बोलते थे, तो इन सब का जीरा हींग का सबका छोंक तड़का लगा के और घी के अंदर बनाए तो श्रेष्ठ है। घी नहीं मिलता है तो आज के युग में तो तेल भी सर्वोत्तम है। रोडन पे पानी भर रहा, गंदगी में कहाँ डोलने भेज के? मैंने नहीं भेजा, खुद गया है अपनी मर्जी से। पागल है वो। रोज खावे, एक दिन ना खाएंगे तो क्या? और तो कुछ ना हो, साइकिल है तो खड्डे पे पानी इतना भरा पड़ा और रोड पे। अब पानी तो बाद में भरेगा, लेकिन हमारा पानी क्यों खराब कर रहे हैं? प्लीज आपका माइक बंद कर लीजिए, है ना। तो देखिए, जब भी हम खाना खाएंगे तो ये 7 धातुओं के रूप में हमें देखने मिलता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब क्या होता है कि जनरली क्या पालक के बारे में कहा है भाई? पेट साफ करता है, खून बढ़ाता है, इसलिए डॉक्टर कहेंगे पालक खाइए। अब बरसात के दिनों में पालक हमको खाने को मना किया गया है। तो यहाँ क्या लिखा है श्लोक में? पालक क्या वातलाशीता श्लेषमला भेदिनी गुरुह। तो पचने में भारी हो गया गुरुह, यानी क्या कर रहा है? पालक क्या वातला शीता यानी वात को बढ़ाएगा, शीतलता देगा, ठंडा है। और श्लेष्मला भेदिनी यानी मोटापे को घटाएगा। श्लेष्मला यानी कफ की बीमारियों को कम करेगा, लेकिन पच जाएगा तब। बेदिनी गुरुह, गुरुह यानी पचने में भारी है। सीधा पत्ती तोड़ के खाओगे तो। मैंने अब पकाने का तरीका आपको बता दिया। पालक के बारे में भी ये इन्होंने कहा, कह दिया। और क्या क्या? गुरुष्णम सार्षपम, मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ पर पत्तियों का जो है, और ये मूल के बारे में भी कहा है, मूल सर्वदोषकृत। तो ये खासकर ये जो शब्द इन्होंने कहा है सर्वदोषकृत, ये सरसों के लिए कहा है। तो सरसों का जो साग बनाते हैं ये त्रिदोष कर है। त्रिदोष हर नहीं, वात पित्त कर, वात पित्त कफ तीनों का दोष बढ़ाता है, घटाता नहीं। तो इसको बनाने के लिए क्या बताया गया? पहले इसको उबालो, दबाओ, इसका पूरा रस निकाल दो, फिर उसके बाद में उसको घी के अंदर अच्छे से सेको। इसीलिए हमारे यहाँ पे कई कई घंटों तक, पंजाब में चले जाओ, सरसों का साग बड़ा प्रसिद्ध होता है। मजे तो लेने हैं लेकिन उसको पूरा अच्छे से पकाते हैं वो लोग, घी के अंदर अच्छे से, खूब अच्छा खासा घी मक्खन डाल करके खूब उसको हिला हिला के पकाते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी, ये एक सिस्टम बना हुआ हमारे यहाँ देश में।
अब कुछ सवाल आते हैं दिमाग में कि पहले के ऋषि मुनि तो कंद मूल का सेवन करते थे, तो कंद मूलों का सेवन करते थे ऋषि मुनि, तो वो कैसे स्वस्थ रहते थे? वो तो खाना ही नहीं पकाते थे। और कई लोग आज भी ऐसे हैं जो कंद मूलों का सेवन करते हैं, खाना ही नहीं खाते हैं। देखिए, ये चीजें उनकी आदत में आ चुकी है, प्लस उनकी शरीर में पचाने की आदत बन गई, बचपन से क्षमता बन गई है। तो वो हमारी अभी ऐसी क्षमता है नहीं। हम बचपन से ये सब चीजें करते रहे और जंगल में रहें, तो हम भी फिर वैसे ही रहेंगे जैसे मोगली की तरह अपन घूमो। तो मोगली वाली स्थिति में कुछ भी खा लो, पचा लो। लेकिन उनके कार्यशैली भी फिर उस हिसाब से, उनकी मेहनत भी है ना। तो वो पैदल चलते हैं, हम पैदल नहीं चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनकी जो वर्किंग इफिशिएंसी भी ज्यादा हमसे, वो काम करते हैं उसके हिसाब से पचा भी लेते हैं, खेतों में काम कर लेते हैं, है ना। पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों पे उतरना, ऐसे बहुत सारे काम कर लेते हैं जिनको फलों का तोड़ना और ये सब जो क्रम होते हैं, इनको करते रहने से ही होगा। ऐसे नहीं कि बैठ के बाजार से खरीद लाओ और खाना शुरू कर लो, ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, प्रकृति के साथ में आप सम्मिलित हो जाती हो तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रकृति के साथ तो सब अच्छा है, तो प्रकृति के बाद बाद वाला क्रम जो है वो खराब है। जिसे LIC वाले बोलते हैं ना, जिंदगी के बाद जिंदगी के साथ, तो यहाँ पर खेल कुछ ऐसा ही है। तो दोनों को समझना पड़ेगा। हाँ, यदि कंदमूल और ये सब फल खा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में सलाद यदि खाते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां जाएंगी? बॉडी का जो फैट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी फैटी लीवर जैसी बीमारियां हैं, लेकिन कुछ समय तक ही यूज करना है, और तरीका आयुर्वेद ने बता दिया। ज्यादा लंबे समय तक करोगे तो वात की वृद्धि शरीर में हो जाएगी, है ना। तो फैटी लीवर, लीवर से जुड़ी, किडनी से जुड़ी बीमारियां, और किडनी की सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में नहीं हो रहा है, टॉक्सिन बढ़ गए हैं एक साथ, तो वहां तक इसको आप यूज कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं, है ना। या सप्ताह में 1 या 2 दिन पत्ते वाली सब्जियां बना के खाओ, वो वहां तक ठीक है, यदि स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए। यदि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको मैंने जो बीमारियों के नाम बताए हैं, इनमें से कोई बीमारियां हैं, फैटी लीवर है, इस टाइप की कोई चीजें हैं, या मोटापा है, मोटापे से जन्य, मोटापा जन्य जो बीमारियां हैं उसमें, वो जब तक वो उसको कोई प्रमाण नहीं मिलता वात वृद्धि का, तब तक उसको सेवन कर सकता है, उसके बाद उसको छोड़ना ही पड़ेगा। राइट। तो लंबे समय तक ये नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, आयुर्वेद ने बता दिया। आप कहेंगे सोशल मीडिया पे तो ये बहुत कुछ आता है, ऐसा खा लो वैसा खा लो। देखिए, सोशल मीडिया आज के समय के रोगों के हिसाब से कुछ हद तक ठीक है, लेकिन लंबे समय तक देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम भी गाइड करते हैं भाई कि ये आपकी स्थिति क्या है, डिपेंड करता है स्थिति। वात की बीमारियां हैं तो फिर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, होंगी तो उसके साथ में कुछ न कुछ दूसरी और मेडिसिन दी जानी चाहिए, या खाने का तरीका बदल के देना चाहिए, जिससे ये सब वात वृद्धि ना हो। इसलिए मैं अक्सर कर सौंठ, काला नमक और हींग का सेवन करने का, इसके साथ छिड़कने का, इसके ऊपर सलाद बोलता भी हूँ, तो जिनको बोला जाता है, जिन मरीजों को, उनको ये सब छिड़कने को बोला जाता है कि ये सब करके ही यूज करना है। वो भी लंबे समय तक नहीं, करने के बाद में, एक समय के बाद में आपको, जब आप रूटीन चेकअप के लिए आओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सब कंडीशन है। ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे बिल्कुल आलेख स्पष्टीकरण हैं, बिल्कुल सामने दिए हुए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, और क्लियर कर दिए गए हैं सारी चीजें। दाल के विषय में भी उन्होंने कहा है, तो ये दाल का विषय मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक दो तरह की दालें उन्होंने सजेस्ट की हैं महर्षियों ने, बाकी दालें भी हमें यूज करनी श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों दालों के विषय में अलग अलग प्रमाण दिए गए हैं। तो मूंग की दाल के विषय में क्या कहते हैं वो, कषाय मधुरो रूक्ष शीत
पा के कटु लघुआ। तो ये देखिए कषाय रस की होती है, मधुर है और रूक्ष है। मधुर और कषाय रस देती है, यानी रूक्ष है, इन ड्राइनेस करती है बॉडी में। शीत तासीर में ठंडी है। पाके कटु, यानी इसका क्या, पाक कटु है, पचने के बाद में कटु रस देती है। और लघु है पचने में, ठीक। आगे दिया गया है श्लेष श्लेष्म पित्तग्नो, यानी क्या है, श्लेष्म पित्तग्नो मतलब क्या हुआ, श्लेष्म यानी कफ और पित्त, इनसे सभी जुड़ी हुई बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वात की बीमारियों में अच्छा नहीं है। अब इसीलिए कहा जाता है कि किसी को बुखार आ जाए तो मूंग की दाल का, या बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या किसी के शरीर में कहीं कहा गया है कि भाई पानी बढ़ गया है शरीर में, वात नहीं कफ बढ़ गया है, पानी बढ़ गया है ना, या किसी अंग में पानी का जल भराव हो गया है, तो खाना बंद करके आप इसको, इसका जूस या इसका वो सूप बना करके देना शुरू करेंगे, या इन्फेक्शन में इसको देना शुरू करेंगे, तो आपको ये बुखार उखार उतारने में, इन्फेक्शन को हटाने में, या आपकी टेस्ट रिपोर्ट में आपका जो कुछ भी बड़ा आ रहा है तो उसको ये ठीक करने में मदद करेगा। खाना रोकना पड़ेगा आपको, खाने को कम करके ये इसका प्रयोग करेंगे तो ये बहुत तुरंत रिजल्ट दे देगा, 2 से 3 दिन में ही। तो इस तरह से इसका प्रयोग दिया है, शिम्बी धान्य का भी, है ना। सर जो आप बता रहे हैं ये मूंग दाल के बारे में बता रहे हैं? ये मूंग दाल का है, ये श्लोक सामने लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है आपको, मूंग दाल का श्लोक है। अब ये जी है मसूर, ठीक है, नीचे सर मसूर आपकी का आवाज श्लोक है। कम हो गई है सर। अभी सही है? हेलो हाँ जी। सर, पता नहीं आवाज कम हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले सही आ रही थी, अब कम आ रही है। सर जो आप बता रहे थे कि बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर मूंग दाल का सूप वगैरह बनाकर देना है। हाँ, पहले आवाज का तो डिसाइड कर दो, सही आ रही है? सर सही आ रही है। हाँ, ओके। अब तो वो आपके हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए, और कभी कभी कम ज्यादा हो जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मूंग दाल के मैंने बारे में बताया। अब ये मसूर, मूंग से ज्यादा पचने में भारी मसूर की दाल है। और मसूरो मधुरः, क्या लिखा है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ लिख दिया है, मसूरो मधुरः पाके संग्राही। मसूर का मधुर रस है, मीठा है, ता और पाक जो पचने के बाद में, संग्राही शीतलो लघु, यानी पचने में हल्की है, तासीर में ठंडी है। लेकिन किससे गर्म है, मूंग की दाल से गर्म है, लेकिन तासीर में ठंडी है। सबसे ठंडी कौन है, मूंग की दाल। मूंग की दाल से पचने में भारी और गर्म कौन सी हो गई, मसूर, ठीक। तो ये सारा, और यह क्या कर रही है, कफ पित्त, कफ पित्त की जो बीमारियां होती हैं उनको उड़ाने में सक्षम है, ठीक है। और रूक्षो वातुलो ज्वर नाशन, यानी बुखार को नाश करने में ज्यादा सक्षम है मूंग के बनिस्पत। तो मूंग मसूर की दाल, ये दोनों ही काम वही करेंगी, बुखार का नाश तो करेंगी, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये बुखार नाश, ज्वर नाशना, तो ज्वर का नाश करने में सक्षम है। यानी इसका 25 से 30 गुना पानी मिला के पानी बना लो और इसी को दिन भर पिलाते रहो। खाना वाना चाहो तो भी बंद कर दो, इसमें थोड़ा सा घी का छौंका लगा देना उस पानी में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे महर्षियों ने सारी चीजों का बता दिया। आज मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको कि शाक और शिम्बी
ये शिंबी धान्य कहलाते हैं, जितने भी हैं ये शिंबी वर्ग में आते हैं। शाक यानी ये जो पत्ते वाली सब्जियां या जितनी भी प्रकार की सब्जियां होती हैं, शाक वर्ग में मानी गई हैं। तो महर्षि ने जो शाक वर्ग का वृत्तांत दिया है, ये शाक वर्ग और धान्य वर्ग, भाव प्रकाश वो निघंटु में मिलता है। अष्टांग हृदयम आपको पढ़ना है, अध्याय 6 को पढ़ लो, चरक संहिता 27 अध्याय। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रम देखने को मिलता है। मैंने सारा स्पष्ट कर दिया आपको, किन को आपको समझ में आ गया होगा कि कब सेवन करना चाहिए सलाद का और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका इस संदर्भ में कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। कोई प्रश्न नहीं नजर आ रहा मुझे तो, कोई बोल नहीं रहा है। जी नहीं सर, आपने तो अच्छा से समझा दिया, सब समझ लगी। जी जी धन्यवाद। हेलो। हेलो प्रशांत जी, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मैं चाहता हूँ अगर एक लाइन में आप बता सकें तो, एक दो लाइन में तो, कि सलाद जो है किनके लिए डेंजरस है तो अच्छा रहेगा। क्या चीज? सलाद जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं खाना चाहिए, तो किनको नहीं खाना चाहिए, एक दो लाइन में अगर आप थोड़ा शॉर्ट समरी बता सकें तो। एक्चुअली लेट ज्वाइन कर पाया था मैं। हाँ तो टाइमली ज्वाइन कर लिया करिए, जरूर जरूर। है ना, क्योंकि अभी 4 जने और आकर कहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। अब तो यही बोलते रहेंगे 8 बजे तक 9 बजे तक। राइट, तो टाइमली आ जाए करें, 7 बजे आ जाए। तो मैं आपका वेट किया कोई 5 मिनट और सही। चलिए कुछ करते हैं। अब वो क्या क्या छूट गया वो मुझे भी नहीं पता कि क्या रिपीट करूं दोबारा। हालांकि ये रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, रिकॉर्डिंग होगी उसको आप सुन पाएंगे। हाँ, ठीक ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। एक्चुअली मैं पंजाब में हूँ, तो उस चक्कर में लेट हो गया कस्टमर के पास। आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, उससे देखूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी, आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है क्या? आपका नंबर है इसमें? हाँ, ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। हाँ तो जो ग्रुप में रिकॉर्डिंग डलती तो है, तो आपको मिल जाएगी। राइट, और कोई समाधान, और कोई समस्या? रिकॉर्डिंग तो होगी, और कुछ थोड़ी बचा। करें समापन। और नेक्स्ट टाइम में आचार्य हम ये जी देखेंगे कि आपके बारिश के पास, मौसम। जी आचार्य जी आपके पास लाइव में पंचकर्मा सिखाने का कुछ है? एक हाँ सप्ताह जी का हाँ लिए जी, होगा जो। पंचकर्मा का हम शुरू करने का कोर्स कर रहे हैं, प्रयास। अभी थोड़ा सा कुछ फाइलें हैं उनको बनाना शेष है, उसके कोर्स, क्योंकि बहुत लंबे लंबे हैं, मोटे मोटे हैं। हाँ, उसको शॉर्ट मैं करके सोच रहा हूँ आप। इनको शॉर्ट कैसे किया जाए, ठीक है ठीक है। अच्छा। है ना। ठीक। ये देखिए ये साइज है इनकी, ये
ओ अच्छा, आप तैयार करके थोड़ा वही करके खास खास आप हमको बताएं। ठीक है, अच्छा है। ये साइज है। नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि लाइव में कोई आपका ट्रेनिंग देने का है, जैसे हाँ सप्ताह जी का लिए बिल्कुल, कोई वो बुला। प्रैक्टिकल भी होगा उसमें और थ्योरी भी ठीक है। होगा। थ्योरी में हमने क्या है कि ये सब पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी जो आज हम पढ़ रहे हैं। और जी प्रैक्टिकल में हमको महीने में 4 या 5 दिन का आपको एक वर्कशॉप रखेंगे। उसमें सब मिल करके ये जानने का प्रयास करेंगे प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल तो ठीक सब है। जीरो है। जी जी हाँ जी जी। हाँ जी। तो थैंक वो यू सर। रखेंगे वर्कशॉप भी, उसका भी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो बारिश का मौसम भी है तो वर्कशॉप रखने में भी दिक्कत है। आप लोग भी परेशान, जी हम भी परेशान। तो थोड़ी ये परेशानी घट जाए, ठीक है सर। है ना। ठीक है। करते हैं वो थोड़े दिनों में, तब तक अपन ये क्रम चल रहा है और एक एडमिशन का क्रम भी शुरू कर देंगे। तो ठीक है। ठीक। वो ग्रुप बनते ही जैसे ही अपन शुरू कर देंगे। ठीक है सर, थैंक हाँ, ग्रुप में तो है ही, आपका नोटिस आ जाएगा। यू। जी जी। हाँ, ये हैंडल्स किया जी किसने? राजेश जी ने। हाँ राजेश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? कुछ कह रहे थे राजेश जी? अच्छा, इन्होंने हटा दिया। हाँ तो बोलिए ना आप, वेलकम, बोलिए। बोलिए राजेश जी, बोलिए। ये राजेश जी हैं कलकत्ता से, राजेश साहू। बेसिक आयुर्वेदा पहले इन्होंने कोर्स किया हुआ है यहाँ पे, हेल्प इंडिया के थ्रू। क्या कहना चाह रहे हैं राजेश जी? हो गया अनम्यूट, बोलिए। अनम्यूट हो करना पड़ता है ना। हाँ हाँ। जी। मेरा प्रश्न ये है कि बात पेशेंट जैसे डायबिटीज हो या और कोई बात पेशेंट क्या रेगुलरली दाल ले सकते हैं वही प्रोसेस में? है जी। रेगुलरली क्या दाल ले सकते हैं, मसूर या मूंग हाँ, दाल? रेगुलरली दाल ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप वो घी का तड़का लगा करके लेंगे तो फायदा करेगी। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्योंकि ये हमको क्या है, वात पित्त कफ को सम रखना है ना। वो इसीलिए हमारे यहाँ पे देख लो, आप पंजाब में चले जाओ, खास तौर से पंजाब से सीख लो, वो लोग हमेशा घी का तड़का लगाते हैं। हम लोग तो सब शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, हमें सीखना चाहिए कि अलग अलग प्रांतों में क्या क्या व्यवस्था है। इसके लिए तो पूरा भारतवर्ष घूमने के लिए एक बजट बनाना है, तो वैसा ग्रुप बन। आप तो भ्रमणकारी हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए। हाँ, ये तो मैं ठीक है। ओके, हम लोग जो कोशिश करेंगे, थोड़ा टीम भी नहीं बढ़ रहा है, इसका हाँ, कोशिश और में कोई हूँ। सवाल? अच्छा, ओके। सभी को प्रणाम, नमस्कार करते हैं, समापन। और ओके, नमस्कार। प्रणाम।